हाय। मुझे पता है कि तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं पढ़े हो। मुझे पता है कि तुम ये मैराथन के भरोसे ही आए हो। मुझे पता है कि पूरा का पूरा सेमेस्टर बीत चुका लेकिन आपने इकोनॉमिक्स का बुक को छुआ नहीं है। लेकिन अभिषेक भैया तुमसे वादा करता है कि अभिषेक भैया का एक बार हाथ पकड़ लो, एक बार भरोसा करके देख लो अभिषेक भैया को। अभिषेक भैया तुम्हारी नैया को पार लगाएगा दोस्तों। द मोस्ट इफेक्टिव संजीवनी बूटी सजेशन, जहां से कॉलेज का 99% एक्यूरेसी रेट के साथ आता है, छप के आएगा, वो रेडी हो चुका है दोस्तों। ये संजीवनी बूटी सजेशंस के साथ मैं आप सबको इकोनॉमिक्स की नैया को पार लगाने वाला हूं दोस्तों। अगर इकोनॉमिक्स पे थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो ये सेशन, ये 4 दिन मेरे हाथ को पकड़ लो और दोस्तों मैं वादा करता हूं तुम्हारा कॉलेज का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। इनफैक्ट यू कैन स्कोर 75 आउट ऑफ 75। मैं इस कदर पढ़ाने वाला हूं कि आपको 75 आउट ऑफ 75 आ जाएगा। आप पास के बारे में बिल्कुल मत सोचो। जो अभिषेक झा से पढ़ता है वो पास के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। अगर पास के बारे में सोचना है तो प्लीज ये सेशन से आप निकल जाओ और कोई दूसरा चैनल पर जाके आप अपना स्टडी को कर लो। अगर आपको इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन में बेहतर मार्क्स लाना है, बढ़िया मार्क्स लाना है, तभी मेरे पास आओ, तभी मेरे से पढ़ो। क्योंकि अभिषेक भैया आपको सिर्फ पास नहीं करवाएगा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में रॉक करवाएगा, आपका पेपर को हैक करवा देगा। तो अगर ये सब चाहते हो बेटा तो एक बार लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, सारे दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा। दोस्तों रिक्वेस्ट है आप सबके लिए, बहुत मेहनत कर रहा हूं। कोई दूसरे टीचर हो सकते हैं एक ही दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में आपको पूरा इकोनॉमिक्स समझा देगा, लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है भाई। इकोनॉमिक्स को बड़ा प्यार से समझना पड़ता है, बड़ा प्यार से समझना पड़ता है। जैसे एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार से समझता है, वैसे ही इकोनॉमिक्स बहुत प्यार से समझना पड़ता है बाबू। इतना जल्दबाजी करोगे तो कैसे समझोगे, कैसे आएगा मार्क्स, पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बाबू मैं आपसे वादा करता हूं कि इकोनॉमिक्स से प्यार करवा दूंगा आपको, प्यार, इकोनॉमिक्स से प्यार हो जाएगा आप लोगों को। इकोनॉमिक्स से नफरत करते थे ना क्लास 11 क्लास 12 में, इन 4 दिनों में मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, इस कदर पढ़ाऊंगा कि आपको इकोनॉमिक्स से प्यार ना हो जाए तो बोलना मेरे को। दोस्तों क्या आप लोग आज के सेशन के लिए रेडी हो? मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस, अभिषेक भैया आ गए हैं तुम्हारा हाथ को थामने के लिए। एक बार लाइक कर दो और लाइक करके बताओ क्या आप लोग रेडी हो। अटेंडेंस देखो, लाइक टारगेट आज का है 500। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने बच्चे देख रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इज्जत से आप लोग लाइक कर दो, अटेंडेंस लगा दो और अपने जोश मीटर को बढ़ाओ। कैसा है जोश मीटर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताओ क्या आप लोग इकोनॉमिक्स को अभिषेक भैया के साथ फोड़ने के लिए रेडी हो? रेडी हो कि नहीं हो? क्या आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए? क्या इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा वाला स्ट्रैटेजी बनाया जाए? हाँ दोस्तों, हाँ। हम लोग कोई चैप्टर ऐसे ही डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले ना स्ट्रैटेजी बनाएंगे इकोनॉमिक्स का, कि कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स को खूबसूरत खूबसूरत तरीके से आपके धीरे 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 खून में डालेंगे। इकोनॉमिक्स को आपके खून में डालेंगे और इकोनॉमिक्स से प्यार करवा देंगे बाबू, प्यार करवा देंगे। इस वैलेंटाइंस वीक में हम आपसे इकोनॉमिक्स से प्यार करवा देंगे, ये मेरा वादा है। क्या आप लोग रेडी हो ना? देखो आज का अपना टारगेट क्या है बाबू, आज का अपना टारगेट क्या है बाबू? देखो ना, आज अपने लोग इकोनॉमिक्स में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं। क्या सारे के सारे चैप्टर्स आज ही पढ़ा दूं? आज अगर पढ़ा दूंगा तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा, भूसा घुस जाएगा तुम्हारे दिमाग में। हम बोले ना इकोनॉमिक्स से धीरे धीरे प्यार करवाऊंगा, जैसे आहिस्ता आहिस्ता प्यार होता है इकोनॉमिक्स में। 1 घंटे में 2 घंटे का मैराथन देख के स्कैम है पूरा। इकोनॉमिक्स को धीरे धीरे प्यार करवाया जाता है। आज मैं आप सबको इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, हाँ सर हाँ, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर और रेवेन्यू एंड मार्केट वाला चैप्टर मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से अभिषेक भैया तुमको समझा देगा, तुम्हारे खून खून में डालेगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप कॉलेज का एग्जामिनेशन पेपर को हैक कर लो तो ये संजीवनी बूटी जो है, संजीवनी बूटी आपके टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है। अपना प्लीज आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अगर एडमिन देख रहे हैं तो एडमिन प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी चैट बॉक्स में दे दीजिए और काइंडली आप लोग हमारा वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। ये सारे संजीवनी बूटी, सारे नोट्स, सारे ई बुक्स वहीं पे आएंगे, वहीं पे आप लोगों को मिल जाएंगे। दोस्तों मेरा वादा है, मेरा वादा है, ठीक है? तो आज का सेशन अपने लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है दोस्तों इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर है रेवेन्यू एंड मार्केट, ठीक है? ओके ओके। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाते हैं इकोनॉमिक्स का। क्या
सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाए कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो आप लोग, प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी बोलो क्या स्ट्रैटेजी बनाए। बिल्कुल सर। तो आइए इकोनॉमिक्स का सबसे पहले अपने लोग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े कि हमारा 75 आउट ऑफ 75 कंफर्म हो जाए। मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स का एग्जाम आपका 50 मार्क्स का तो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा और 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। ये पता है ना आप लोगों को? इकोनॉमिक्स का 50 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा और 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। मैं आपको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं, ठीक है? इंटरनल एग्जामिनेशन तो हल्का है, वो सब हो जाएगा आराम से। मैं आप सबको ये 50 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताने वाला हूं दोस्तों। आइए फटाफट से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स के आपको 10 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जो कि होता है 20 मार्क्स। 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जो कि होता है 20 मार्क्स। फिर बात करते हैं 5 मार्क्स के, आपको 6 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जो कि होता है 30 मार्क्स। और 10 मार्क्स के बेटा सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। तो 10 मार्क्स के एक ही क्वेश्चन आएगा, मतलब आपको किस पे फोकस करना है? आपको सबसे ज्यादा 2 मार्क्स पे और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पे फोकस करना है, ठीक है? क्योंकि 10 मार्क्स के सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ठीक है? तो ये आपका स्ट्रैटेजी रहने वाला है, ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। अब आप पूछोगे कि भैया क्या पढ़े, क्या ऐसा पढ़े कि 75 आउट ऑफ 75 आ जाए? आप बताओ भैया प्लीज, क्या ऐसा पढ़े? क्या मैं बता दूं मेरे प्यारे प्यारे शिमला मिर्च भिंडी, क्या मैं बता दूं क्या ऐसा पढ़ोगे कि 75 आउट ऑफ 75 आ जाए? क्या ऐसा पढ़ोगे मैं आपको बता दूं? हाँ सर बताओ बताओ बताओ। देखिए मैं अभी जो करवा रहा हूं ना, इसका नाम है संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी का 95% एक्यूरेसी है, मतलब ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हर एक कॉलेजेस छापेंगे। जो क्वेश्चंस इसमें डाला हूं, ये 50 पेज के संजीवनी बूटी से जो क्वेश्चन डाला हूं ऑलमोस्ट 95% छपेंगे इसमें से, ये मेरा गारंटी है। संजीवनी बूटी, ठीक है? संजीवनी बूटी मैं करवाने वाला हूं 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख। ये संजीवनी बूटी सबसे पहले पहले आपको पढ़ना है, अच्छे से एकदम पढ़ना संजीवनी बूटी। जो कहां पे मिलेगा? हमारा वो टेलीग्राम चैनल पर। काइंडली आप लोग जो कोई भी नोट्स लेने के लिए ना व्हाट्सएप ग्रुप या हमारा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। लिंक लिंक दे रहा होगा एडमिन अभी चैट बॉक्स में। काइंडली आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है? अभी हम भेज दिए संजीवनी बूटी, ठीक है? अच्छा, संजीवनी बूटी करने के बाद अगर टाइम बचा, वैसे कंपलसरी नहीं है, अगर टाइम बचा तो आप लोग ई बुक भी एक बार पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, ई बुक भी रीड कर सकते हो। इसके बाद आपके खुद के कॉलेज मान लीजिए कुछ सजेशंस दिए, एक्स्ट्रा सजेशंस, आपके खुद के कॉलेज अगर मान लीजिए सजेशंस दिए तो उसको भी आप लोगों को पढ़ना है, बिकॉज कॉलेज ही तो पेपर सेट करेगा ना, कॉलेज ही तो पेपर सेट करेगा ना। तो सबसे पहले तो संजीवनी बूटी को कंप्लीट करना, अगर टाइम बचा तो ई बुक कर लेना, और कॉलेज अगर कुछ सजेशंस दे रहा है तो उसको भी कर लेना। अच्छा, अब आप बोलोगे कि भैया गोइंका में और भवानीपुर में तो इकोनॉमिक्स का पेपर टफ आता है, बहुत सारे कॉलेज तो ऐसे भी हैं कि इकोनॉमिक्स का पेपर टफ आता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे भैया? उसके लिए क्या करोगे? तो उसके लिए मैं लाऊंगा बोनस बूटी। हाँ हाँ हाँ, बोनस बूटी। बोनस बूटी में किन के लिए लाऊंगा? जो लोग के कॉलेज का पेपर बहुत टफ होता है। आप अब आप पता लगाइए कि आपके कॉलेज का पेपर टफ होता है कि नहीं। जैसे कि मैं जानता हूं कि गोइंका वाले और और ये गोइंका वाले और ये भवानीपुर वाले जो कॉलेज का पेपर है ना, वो थोड़ा सा टफ होता है। तो इसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाने वाला हूं, जिसका मैं 14 तारीख को डिस्कशन करूंगा, 14 को मैं डिस्कशन करूँ, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? तो इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू कि यू विल स्कोर 75 आउट ऑफ 75। बस बात खत्म, और कुछ नहीं। 200 पेजेस का मार्केट का बुक्स नहीं पढ़ना है, जस्ट आप लोगों को संजीवनी बूटी घोल के पी जाना है। अगर टाइम मिले तो ई बुक देख लेना, वरना वो देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है? कॉलेज का सजेशन अगर कुछ भी हो तो कॉलेज का सजेशन एक बार आप मिला लेना संजीवनी बूटी से, ऑलमोस्ट सारा सजेशन वो वो कवर रहेगा संजीवनी, ठीक है? और बोनस बूटी कब आएगा? बोनस बूटी आएगा 14 तारीख को। बोनस बूटी मतलब कौन? कुछ एक्स्ट्रा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चंस टफ पूछ लिया कॉलेज, उसके लिए। तो 10, 11, 12, 13 ये नॉर्मल कॉलेजेस में जैसे इकोनॉमिक्स का पेपर पूछता है उसके लिए। लेकिन अगर आप भवानीपुर में पढ़ते हो, अगर आप गोइंका में पढ़ते हो, अगर आप ऐसे टफ कॉलेज में पढ़ते हो जहां पे टफ पेपर सेट होता है, तो उसके लिए हमारा आएगा बोनस बूटी, जो कि 14 तारीख को आएगा, जहां पे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है? क्लियर है बाबू? क्लियर है?
आज का हमारा टारगेट क्या है? आज हमारा टारगेट है बाबू कि आज हम लोग अपने लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग मार्केट एंड रेवेन्यू वाला चैप्टर करेंगे, मार्केट एंड रेवेन्यू वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है ना? ये दो चैप्टर आज अपने लोग करते हैं। ये दो चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो आपको इजीली इजीली 20 मार्क्स का कवरेज आज हो जाता है। 20 मार्क्स का कवरेज मतलब 20 मार्क्स का कवरेज इधर से ही है, ठीक है? क्लियर है? क्या आप लोग रेडी हो? रेडी होने से पहले अगर आप कोई भी भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, कोई भी भगवान को मानते हो, तो चलो एक बार आप प्रणाम प्रणाम कर लो। कोई भी रिलीजन से हो, अपना अपना भगवान को एक बार प्रणाम कर लेते हैं और चलो स्टार्ट करते हैं अपने लोग बहुत जोश के साथ। इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन। ये संजीवनी बूटी सजेशंस का पीडीएफ आप लोगों को मिल गया होगा। पूरा पेपर हैक होगा यहीं से, पूरा पेपर हैक होगा यहीं से, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। देखो, ये चैप्टर का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला वाला जो चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है? इंट्रोडक्शन। तो यहां पे हमने बहुत सारे, यहां पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। यहां पे हमने बहुत सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए हैं। और अच्छा, यूनिट नंबर 1 से ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यूनिट नंबर 1 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते। मैं आपको बोला तो पूरा पेपर में आपको सिर्फ एक ही 10 मार्क्स के क्वेश्चंस दिखेंगे। यूनिट नंबर 1 से वो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है? स्टार्ट करते। ओके ओके, स्टार्ट करते, चलो आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आप याद रखिएगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खोया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर क्या बोल रहे हो, ये ठीक से बोलो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको बोलते हैं जिस चीज को आप खो चुके हो। लेट्स से एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं। आज मैं मान लीजिए ट्यूशन नहीं पढ़ा होता, मैं मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी में काम करता, तो मेरे को मान लीजिए 80,000 मिलते। और मैं आज ट्यूशन पढ़ा के मान लीजिए 1 लाख रुपए छाप रहा हूं हर महीने का, ठीक है? लेट एज्यूम अगर मान लीजिए कि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाता, अभिषेक सर ट्यूशन नहीं पढ़ाते आज, तो 80,000 वो कमाते एक जॉब करके। आज मैं अगर ट्यूशन नहीं कमाता, आज मैं अगर ट्यूशन नहीं पढ़ाता, तो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता तो 80,000 रुपए कमाता। लेकिन आज अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो उसके बदौलत में 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। तो कुछ पाने के लिए, ये जो 1 लाख रुपए पाने के लिए मैंने प्राइवेट कंपनी का जॉब को त्याग किया, मैंने सेक्रीफाइस किया। कुछ मैंने भैया इसको सेक्रीफाइस किया इसको पाने के लिए। मैं ट्यूशन का 1 लाख रुपया पाने के लिए 80,000 रुपया का सेक्रीफाइस किया। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मतलब कुछ हासिल करने के लिए तुमको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जो सैक्रिफाइस किया उसको बेटा बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। कि अगर मैं आज ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा होता तो मैं आज क्या करता? एक प्राइवेट कंपनी में काम करता, मेरा सैलरी होता 80,000। तो वो 80,000 का मैंने सैक्रिफाइस किया ये 1 लाख रुपया लेने के लिए। ये जो ट्यूशन से मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूं, तो ये 80,000 का मैंने सैक्रिफाइस किया, उसका रिजेक्ट किया ऑफर मैंने, फिर तो मेरे को मिल रहा है ना 1 लाख। इसको अपने लोग बोलते हैं क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी। या आप बोल सकते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस द वैल्यू ऑफ फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास से चला गया उसका वैल्यू कितना था। मेरे को एक प्राइवेट कंपनी का ऑफर आया था, 80,000 देगा ऐसा बोल रहा था, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया और मैंने बोला कि मैं ट्यूशन ही पढ़ाऊंगा। और आज ट्यूशन के बदौलत में 1 लाख रुपया कमा रहा हूं। ये जो 80,000 मेरे हाथ से चला गया उसको मैं क्या बोलूंगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है? तो आप लोग प्लीज एक बार लिख के रखो, हिंदी में कहीं पे भी आप लिख के रखो, जस्ट ऐसे करके लिख के रखो कि याद रहे आप लोगों को। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है सर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप लोग प्लीज बोलोगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जो खोया उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खोया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबको क्लियर है? बाबू लोग प्लीज एक बार रिप्लाई करोगे ना? बाबू रिप्लाई करोगे ना? ठीक है, जैसे एग्जांपल आप लोग के टर्म्स में एग्जांपल, अभी तो भैया निब्बा निब्बी डे चल रहा है। तो मान लीजिए कोई एक ऐसा निब्बा है जो अपनी निब्बी को छोड़ दिया,
एक बेटर निब्बी पाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए एक ऐसा निब्बा है जो अपनी निब्बी को छोड़ दिया एक बेटर निब्बी पाने के लिए, और बाद में जाके उसको रियलाइज हुआ कि हमारी मेरी पुरानी निब्बी का क्या कीमत है। उसको 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 क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खोया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने इसको पाने के लिए उसको छोड़ दिया, उसको जो छोड़ा उसका कीमत को हम क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने इसको पाने के लिए उसको छोड़ दिया, मैंने इसको पाने के लिए उसको छोड़ दिया, उसको ठुकरा दिया, तो उसकी कीमत को मैं क्या बोलूंगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरे लिए सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव में कौन थी? वो मैंने ट्यूशंस पढ़ाने के लिए प्राइवेट कंपनी का जॉब छोड़ दिया, तो प्राइवेट कंपनी का जॉब जो छोड़ा वो 80,000 का, वो क्या है मेरे लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आइए इसको रीड कर लेते हैं एक बार। आइए देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप when a choice is made because resources like money, time, labor are limited. Every economic decisions involved sacrifice. मतलब हर एक इकोनॉमिक, हर एक बार आपको ना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जो खोया उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको बना बना के लिख दीजिएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इट मींस द वैल्यू ऑफ फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी। इसे लिख दीजिएगा। Because resources like money, time, labor are limited, every economic decisions involve sacrifice. क्लियर है? आप लोगों को समझ में आया? चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है जब हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात करें, जब हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात करें, जब हम किसी एक फर्म के बारे में बात करें, जब हम किसी एक स्पेसिफिक मार्केट के बारे में बात करें, एक स्पेसिफिक मार्केट के बारे में बात करें, तो उसको बोलते हैं दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मींस स्मॉल और मैक्रो मींस लार्ज। माइक्रो का मतलब जब हम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बात करें, जैसे डिमांड ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, जैसे सप्लाई ऑफ फलाना डिमकाना कंपनी। जब हम कोई एक कंपनी के बात जब हम कोई एक कंपनी के बारे में बात करें, जब हम मतलब ये मतलब ये जब हम कोई एक इंडिविजुअल के बारे में बात करें, जब हम कोई एक स्पेसिफिक मार्केट के बारे में बात करें, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम कोई एक इंडिविजुअल, एक फर्म या एक स्पेसिफिक मार्केट के बारे में बात करें, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो मतलब पूरा देश का बात। माइक्रो मतलब एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल फर्म के डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं कि एजेसी लिमिटेड का डिमांड कितना है, अरे टाटा लिमिटेड का डिमांड कितना है, उसका सप्लाई कितना है। एक इंडिविजुअल, एक फर्म या एक स्पेसिफिक मार्केट के बारे में अगर बात करें तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और सर मैक्रो किसको बोलते हैं? मैक्रो जब हम पूरा का पूरा देश के बारे में, पूरा इकोनॉमी के बारे में जब हम बात करते हैं, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लियर है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स सच एज कंज्यूमर्स, फर्म एंड स्पेसिफिक मार्केट. It explains how prices are determined by demand and supply and how buyers, producers take decisions. ठीक है, कि किस तरीके से बायर्स, प्रोड्यूसर्स डिसीजन लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है इंडिविजुअल के बारे में, इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट के बारे में। जब हम इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल फर्म, स्पेसिफिक मार्केट के बारे में बात करते हैं, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। बना बना के लिखना है, कुछ करना नहीं है इसमें, बस बना बना के अपने ओन वर्ड्स में लिखना है दोस्त, अपने ओन वर्ड्स में। ओन वर्ड्स आता है ना आप लोगों को? बिल्कुल। तो लास्ट में लिख दीजिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से आप एक एक सिंगल कंज्यूमर के बिहेवियर को जान सकते हो। आप अपना प्रोडक्शन का प्लानिंग कर सकते हो कि कितना क्या प्रोड्यूस करें अपने फर्म में। आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो, प्रॉफिट मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब एक इंडिविजुअल, एक फर्म, एक स्पेसिफिक मार्केट के बारे में जब आप पता लगाते हो, एनालाइज करते हो, उसको बोलते हैं दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप जो अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड पढ़ोगे, सप्लाई पढ़ोगे, तो डिमांड ऑफ एक्स वाई जेड फर्म, सप्लाई ऑफ एक्स वाई जेड फर्म, एक कंपनी, एक मार्केट, एक इंडिविजुअल के बारे में सब कुछ एक से होगा। जब आप एक फर्म के बारे में एनालाइज करते हो, जब आप एक इंडिविजुअल के बारे में एनालाइज करते हो, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सर मैक्रो किसको बोलेंगे? जब आप पूरा देश के डिमांड को एनालाइज करते हो, जब आप पूरा देश के नेशनल इनकम को एनालाइज करते हो, जब आप अपने देश के बारे में सोचते हो, उसको बोलते हैं मैक्रो।
और जब आप एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में सोचते हो उसको बोलते हैं दोस्तों माइक्रो। तो यहां पे अपने लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला था। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे करके लिखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स सच एज कंज्यूमर्स, फर्म एंड स्पेसिफिक मार्केट। हेल्प्स, ये हेल्प करता है, ये कस्टमर को समझने में हेल्प करता है, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल, प्रॉफिट मैनेजमेंट को समझने में हेल्प करता है। इसको आप याद करना, अपने से बना बना के लिख देना, बात खत्म। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है? माइक्रो मीन स्मॉल गाइस, माइक्रो मीन स्मॉल। जब आप एक फर्म का, जब आप एक इंडिविजुअल फर्म का डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, आप अपने कस्टमर्स को समझने की कोशिश करते हो, आप अपने कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हो, कितना खर्चा लगेगा मेरे फर्म में। जब आप कोई एक फर्म, एक इंडिविजुअल का बात करते हो, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसका टिप में आप ये लिख सकते हो, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का समझाए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खोया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? जब आप स्टडी करते हो, एनालाइज करते हो किसी एक इंडिविजुअल के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक स्पेसिफिक मार्केट के बारे में, नॉट द होल कंट्री। जब आप एक फर्म का डिमांड एंड सप्लाई एनालाइज करते हो, जब आप एक इंडिविजुअल, एक स्पेसिफिक मार्केट के बारे में एनालाइज करते हो, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बताता है दोस्त, ये कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में, कॉस्ट कंट्रोल के बारे में, प्रॉफिट मैनेजमेंट के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताता है कि किस तरीके से कंज्यूमर बिहेव करता है एक पर्टिकुलर फर्म में, किस तरीके से वो बिहेव करता है, किस तरीके से खरीदता है, किस किस तरीके से आप प्रोडक्शन का प्लानिंग करते हो, अरे हमें कितना प्रोड्यूस करना है, क्या क्या प्रोड्यूस करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉस्ट कंट्रोल के बारे में बताता है, प्रॉफिट मैनेजमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए। फिर अपने लोगों को बोला गया, इज इकोनॉमिक्स ए साइंस और एन आर्ट? क्या इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है? आप लोग प्लीज बताओगे, जल्दी जल्दी बोलो, क्या इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है? आंसर क्या होगा इसका, बताइए। आंसर क्या होगा? बोथ, साइंस या फिर आर्ट। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। एक बार प्लीज चैट बॉक्स में बताना पड़ेगा, ताकि मैं भी तो तुम्हारा टेस्ट ले सकूं ना, तुमको कितना आता है देख देख सकूं। क्या इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है? जल्दी बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। एक बार लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो हर एक जन को। बहुत प्यारा तरीके से समझा रहा हूं, डिटेल तरीके से समझा रहा हूं। देखो, अगर कभी भी क्वेश्चन आया ना कि इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है, तो लिखना इकोनॉमिक्स दोनों है। बेटा इकोनॉमिक्स दोनों है, तो लिखना इकोनॉमिक्स इज बोथ अ साइंस और एन आर्ट। इकोनॉमिक्स क्या है? दोनों ही है, आर्ट भी है वो और साइंस भी है। तो आर्ट क्यों है भैया, आर्ट क्यों है और साइंस क्यों है? तो हम सबसे पहले बताएंगे कि इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों बोला जाता है। इकोनॉमिक्स को इसीलिए साइंस बोला जाता है बिकॉज इकोनॉमिक्स में ना जो भी लिखा रहता है वो फैक्ट लिखा रहता है। फैक्ट, फैक्ट मतलब हमेशा सच लिखा रहता है। इकोनॉमिक्स में ना जो भी चीज लिखा हुआ है उसका ना रियल लाइफ में मतलब है। इकोनॉमिक्स मैथ्स की तरह नहीं है कि मैथ्स जैसे कर रहे हैं उसका कोई एप्लीकेशन फ्यूचर वर्ल्ड में नहीं होगा। आप लोग जो इतना इतना मैथ्स का चैप्टर पढ़ के आए क्लास 10 तक, उसका कोई क्या फ्यूचर में एप्लीकेशन हो रहा है? ना 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 भैया, नहीं हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स ना फैक्ट के ऊपर बात करता है, फैक्ट के ऊपर बात करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बात करता है कि इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका क्या कॉज होगा, इसका क्या कॉज होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा, उसके ऊपर बात करता है। इकोनॉमिक्स में ना हर एक चीज का ना लॉजिक है बेटा, हर एक चीज का लॉजिक है। ऐसा नहीं कि रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक्स में ना हर एक चीज का इकोनॉमिक लॉज है, वो नियम, कानून, रेगुलेशंस, लॉजिक, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए इसको साइंस बोला जाता है। पता है इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों बुलाता है? बिकॉज इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स है, इकोनॉमिक्स में कॉज इफेक्ट है, हर किसी का कॉज होता है, इफेक्ट होता है हर किसी का इकोनॉमिक्स में। कि प्राइस 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 बढ़ने से डिमांड नीचे जाएगा। आप लोग पढ़े हो ना ऐसा कि जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगा, जब प्राइस कमेगा डिमांड बढ़ेगा। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है कि प्राइस के बढ़ जाने से डिमांड गिर ही जाएगा। हर एक चीज का लॉजिक है, हर एक चीज का फैक्ट है, हर एक चीज का कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। इकोनॉमिक्स दोनों ही है, साइंस भी है, आर्ट भी है। वो साइंस क्यों है? साइंस इसीलिए इकोनॉमिक्स है क्योंकि हर एक चीज वो फैक्ट पे बात करता है, फैक्ट पे। इकोनॉमिक्स झूठा धांधलीबाजी नहीं करता है, ढोप नहीं मारता इकोनॉमिक्स। ऐसा चीज नहीं बताता है जिसका रियल लाइफ एप्लीकेबिलिटी नहीं है, रियल लाइफ में यूज होता है इकोनॉमिक्स। इसका कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, इसमें लॉजिक यूज होता है, इसलिए वो साइंस बोला जाता है, इसलिए वो साइंस माना जाता है। अच्छा, इकोनॉमिक्स को आर्ट क्यों बोला जाता है? इट इज एन आर्ट बिकॉज इट शोज हाउ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन रियल लाइफ। ये आर्ट इसीलिए है क्योंकि इकोनॉमिक के जो इतने सारे प्रिंसिपल्स है, डिमांड है, सप्लाई है, इसको रियल लाइफ में किस तरीके से अप्लाई करना है, ये एक आर्ट ही तो है।
एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा पॉलिसी मेकर उसको रियल लाइफ में किस तरीके से अप्लाई करेगा, वो एक आर्ट ही तो है। आर्ट का मतलब क्या, मेरे 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 अंदर इतना टैलेंट है कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ के अपने बिजनेस में अप्लाई कर रहा हूं। आप लोग जो आज सेम वन के बच्चे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ के आप लोग बिजनेस में अप्लाई करोगे, वही डिमांड वही सप्लाई अपने बिजनेस में लगाओगे, वही ये पढ़ा लिखा चीज अपने बिजनेस में लगाओगे। तो अगर कोई पूछे ना बेटा कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो एक बार मेरा बच्चा बता देगा इकोनॉमिक्स क्या है, आर्ट है ना साइंस है? जल्दी बोलो बच्चा। अगर कोई पूछे इकोनॉमिक्स क्या आर्ट है ना साइंस है, आप बोलना दोनों है। इकोनॉमिक्स इज बोथ आर्ट एंड साइंस। यस 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 माय डियर, इकोनॉमिक्स इज बोथ आर्ट एंड साइंस। तो ये साइंस क्यों है? इट इज साइंस बिकॉज इट स्टडीज इकोनॉमिक्स फैक्ट। ये साइंस इसलिए है कि इकोनॉमिक्स फैक्ट के बारे में बात करता है। इकोनॉमिक्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करता है कि डिमांड के बढ़ जाने से प्राइस गिर जाएगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, वो सब बात करता है। इकोनॉमिक लॉजिकल ये बेसिस पे चलता है, इकोनॉमिक लॉजिक पे चलता है। इकोनॉमिक्स ढॉप नहीं मारता, ना 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 ना, यहां पे कोई ढॉपेड चॉप नहीं हो रहा है। और ये आर्ट इसीलिए है कि जो बंदा फ्यूचर में बिजनेस खोलने वाला है, वो इकोनॉमी के जो भी प्रिंसिपल्स है वो रियल लाइफ में अगर अप्लाई कर देगा, इकोनॉमी के जो भी प्रिंसिपल्स है वो अगर रियल लाइफ में वो अप्लाई कर देगा, फ्यूचर में अगर बिजनेस खोलने वाले हो, इकोनॉमिक्स में जो आज डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ रहे हो, तो फ्यूचर में अगर कोई बिजनेस खोलने वाले हो, उस इकोनॉमिक्स को जो तुम अप्लाई कर दोगे, ये भी तो एक आर्ट है ना भाई, ये एक आर्ट है। हर किसी की बस की बात नहीं है। ये मेरा आर्ट है कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा और बिजनेस में अप्लाई कर दिया, इसीलिए इकोनॉमिक्स आर्ट भी है। तो इकोनॉमिक्स बेटा साइंस भी है आर्ट भी है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि ये नोट्स कहां पे मिलेंगे। ये नोट्स आपको दे दिया गया है बेटा हमारा वो टेलीग्राम चैनल पर। काइंडली आप लोग व्हाट्सअप और हमारा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, सब कुछ मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। तो देखिए लास्ट में ये सब लिख दीजिएगा, इकोनॉमिक्स कंबाइंस थ्योरेटिकल नॉलेज विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। बच्चे पूछ रहे हैं क्या इकोनॉमिक्स को बना बना के लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हो, लेकिन ऐसा मत लिखना इकोनॉमिक्स इज वेरी गुड, इकोनॉमिक्स इज वेरी नाइस, इकोनॉमिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, इकोनॉमिक्स इज माई वैलेंटाइन, इकोनॉमिक्स इज माई वैलेंटाइन। ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखोगे भाई मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है? ऐसे मत लिखना इकोनॉमिक्स इज हम्बा हम्बा रामबा रामबा बुम्बा बुम्बा, ये सब मत लिखना। आप पहले अच्छे से रीड करना, जो 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 समझाया हूं उस एक्सप्लेनेशन को सुनना, उसको बना बना के आप लिख सकते हो। इकोनॉमिक्स इज आर्ट और साइंस, इकोनॉमिक्स इज बोथ आर्ट एंड साइंस। इकोनॉमिक्स दोनों है, आर्ट भी है साइंस भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक्स फैक्ट पे बात करता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पे बात करता है, लॉजिक पे बात करता है, और बहुत सारे इकोनॉमिक लॉज है वो फॉलो करता है। इकोनॉमिक्स आर्ट इसीलिए है कि फ्यूचर में जो आप बिजनेस खोलने वाले हो, उसमें जो आप इकोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स, इकोनॉमी के जो इतने सारे प्रिंसिपल्स है, उसको जो फॉलो करोगे आप, तो उसको अपने रियल लाइफ में किस तरीके से अप्लाई करोगे। इकोनॉमिक में जो आप इकोनॉमिक्स में जो आप ये डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन जो पढ़े, उसको आप रियल लाइफ में किस तरीके से अप्लाई करोगे, ये एक आर्ट है बेटा, ये एक आर्ट है। हर किसी की बस की बात नहीं है, ये आर्ट है मेरे अंदर कि किस तरीके से मैंने इकोनॉमिक्स को पढ़ा और अपने बिजनेस में अप्लाई किया। ठीक है, मैं भी तो अपना रियल लाइफ में अप्लाई कर रहा हूं इकोनॉमिक्स। आपको बिलीव नहीं होगा दोस्तों, मैं भी रियल लाइफ में अप्लाई कर रहा हूं। देखो मेरा प्रो बैच का फीस कितना है, कोई ये बताएगा? मेरा प्रो बैच का फीस कितना, कोई बताएगा? हाँ भैया, आपका प्रो बैच का फीस है 1199। तो इतना सस्ता मैं फुल सेमेस्टर चार्ज करता हूं, किसी लिए पता है? क्योंकि प्राइस अगर कम होगा डिमांड ज्यादा होगा। 2500 बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास, सेम 5 के सेम 3 के 2500 बच्चे पढ़े। आप लोगों को पता नहीं है ना मेरे बारे में, आप लोग तो नए नए हो, लेकिन सेम 5 के सेम 3 के 2500 बच्चे प्रो बैच में पढ़ रहे हैं। यस, तो यही यही होता है कि प्राइस अगर कम कर दो, और तुम्हारा क्वालिटी भी मैटर करता है, ऐसा नहीं कि बेकार क्वालिटी में दे रहा हूं, तुम्हारा क्वालिटी भी मैटर करता है। तो देखो मैं रियल लाइफ में अप्लाई कर रहा हूं ना इकोनॉमिक्स, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा हूं, इतना अच्छे से पढ़ा हूं, इसीलिए ना रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहा हूं सारा का सारा कंसेप्ट, वही बात है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज स्केयरसिटी। व्हाट इज स्केयरसिटी? स्केयरसिटी मतलब अभाव, स्केयरसिटी मतलब अभाव, स्केयरसिटी मतलब क्या है? अभाव। देखो आपकी इच्छाएं बहुत होगी, आप सपने ख्वाब बहुत देखते होंगे कि मेरे पास टीवी होता, फ्रिज होता, ये होता, वो होता, फलाना होता, डिमकाना होता, आप बहुत कुछ सोचते हो। एक ह्यूमन का ना बहुत अनलिमिटेड वांट्स रहता है, लेकिन रिसोर्सेस बेटा उसके पास लिमिटेड रहता है। हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता, सबको सब नहीं मिलता,
ये गाना सुने हो, सबको सब नहीं मिलता, उसका मतलब क्या है, स्केर्सिटी। अरे भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम चाह सकते हो भाई बहुत कुछ, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ अवेलेबल नहीं हो सकता। इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि आपका जो वांट्स है बेटा, आपका जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। आपकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, आपकी इच्छाएं इतनी है कि जो भी आपको मिल जाए ना वो भी आपको कम कम मिलेगा। लेकिन जो रिसोर्सेस है ना, रिसोर्सेस वो आपके स्केयर है। रिसोर्सेस क्या है, स्केयर है। रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड है आपके पास, रिसोर्सेस लिमिटेड है। सब कुछ आपके पास क्या अवेलेबल है मेरे दोस्तों, प्लीज आप लोग बताइए, सब कुछ क्या आपके पास अवेलेबल है? जो भी आप चाहते हो, जो भी आप मांगते हो भगवान से कि भगवान मेरे को ये दे देना, वो दे देना, ये दे देना, वो दे देना, उसको दे देना, इसको दे देना। वैलेंटाइंस वैलेंटाइंस वीक वीक में भी तुम लोग मांगते हो ना, इसको 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 उसको उसको सबको सबको दे, सब मिल जाता है क्या आपको? सब मिल जाता है क्या आपको? नहीं ना, स्केयर रिसोर्सेस इसका मतलब, स्केयर कि तुम चाहते तो हर कुछ हो, तुम्हारा चाह तो अनलिमिटेड है, लेकिन सबको सब नहीं मिलता। उसका मतलब क्या है, स्केयर सिटी, स्केयर सिटी। ठीक है बाबू, ओके ना बाबू? स्केयर सिटी को अपने वर्ड्स में बना बना के लिख देना, क्या दिक्कत है? तो देखो ना यहाँ पे, ये नोट्स आप लोगों को भैया हमारा वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आप लोगों को। तो स्केर्सिटी मींस द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इन रिलेशन टू द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इन इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टाइम आर नॉट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल नीड्स एट द सेम टाइम। मतलब इस दुनिया में हर किसी के पास अनलिमिटेड वांट्स नहीं है, मतलब अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है। आपके वांट्स हो सकते हैं अनलिमिटेड, लेकिन रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड ही है। तो यहां पे बोला गया है कि किसी के पास भी लैंड हो या लेबर हो या कैपिटल हो या टाइम हो, वो इतने सफिशिएंट नहीं है जितने आपने मांगा था, जितने आपने चाहा था, जितना रिसोर्सेस आपने मांगा था भगवान से, उतना रिसोर्सेस नहीं है। तो इसीलिए आपको चॉइस, उसीलिए आपको चॉइस बनाना पड़ता है। सो मतलब कि बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी पीपल एंड सोसाइटीज मस्ट मेक चॉइसेस एंड डिसाइडेड हाउ टू रिसोर्स प्रॉपर्ली। इसीलिए आपको चूज करना पड़ता है। आपको लेने की इच्छा थी एप्पल, बेटा आपको भी लेने की इच्छा होती है ना एप्पल, जब लोग जब लोग दिखावा करते हैं एप्पल, तो आपको भी एप्पल फोन लेने की इच्छा करती है, लेकिन आप एप्पल नहीं ले पाते हो ना, आप वही सैमसंग का फोन ले पाते हो ना, क्योंकि वो रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, पैसा ही नहीं है आपके पास। आपका मन करता है कि 1 लाख का फोन लूं, लेकिन आप 10,000 का फोन लेके आ जाते हो, बिकॉज आपके पास 10,000 रुपए ही पड़ा हुआ है। मन का क्या है, मन तो चंचल है हमारा, मन तो चंचल है। मन चाहता है कि 1 लाख का फोन लूं, लेकिन आप 10,000 का ही रिसोर्स, मतलब ये 10,000 का ही फोन लेके आ जाते हो। ये क्या है, स्केर्सिटी। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब क्या, अभाव। अभाव, अभाव के कारण हम सस्ता से सस्ता चीज में गुजारा कर रहे हैं, हमको चॉइसेस बनाना पड़ रहा है अभाव के कारण। ठीक है, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको पूछेगा हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो लिखिएगा, इकोनॉमिक्स का पप्पा कौन है बताइए तो, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का पप्पा कौन बताइए, चैट बॉक्स में बताओ। ना ना, आज तो तुमको चैट बॉक्स में बताना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स का पप्पा कौन, इकोनॉमिक्स का बाबूजी कौन है, इकोनॉमिक्स का बाबूजी कौन है बेटा, कौन है, कौन है इकोनॉमिक्स का बाबूजी? इकोनॉमिक्स का बाबूजी है बेटा एडम स्मिथ। ठीक है, आपको इतना ही आंसर लिख के आना है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, आपको इतना ही आंसर लिख के आना है। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पापा कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की वजह से इकोनॉमिक्स का बहुत सारा कंसेप्ट जो है, बहुत सारा वेल्थ रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो आया है। तो एडम स्मिथ को कंसिडर किया आता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको किसको कंसिडर किया आता है, एडम स्मिथ को। प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए गाइस, प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हो गाइस, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। ठीक है, इतना तक क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जी, बेटा जी, ओ बेटा जी, नेक्स्ट अपने लोग बात करते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्हाट इज, आई, क्या बोल रहे हो भैया, ठीक से बोलो। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ फैक्ट पे बात करता है, सिर्फ ज्ञान देगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, दो टाइप के इकोनॉमिक्स होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट इज पे बात करता है, व्हाट इज, जैसे जैसे मान लीजिए व्हाट इज कोविड-19, व्हाट इज कोरोना वायरस। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है ना, वो उस चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो, वो उस चीज के बारे में बस ज्ञान देगा, बस ज्ञान देगा, बस इंफॉर्मेशन देगा।
तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन डेटा, ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिक, ठीक है। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बताता है? सिर्फ फैक्ट बताता है, अपना जजमेंट नहीं देगा। क्या करना चाहिए वो नहीं बताएगा, व्हाट शुड बी नहीं बताएगा, क्या है वो बताएगा। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, क्या वो क्या एक्सप्लेन करता है। जैसे मान लीजिए व्हाट इज कोविड-19, व्हाट इज कॉलेज, व्हाट इज स्कूल, उस चीज के बारे में बताएगा। वो चीज कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, वो बताता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट इज बताता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स व्हाट शुड बी बताता है, ठीक है। तो व्हाट इज मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल देना, ठीक है, ठीक है। जैसे कि कोई, मान लीजिए कि कोई लड़का आया, बोली कि मेरी जीएफ काली है मेरी जीएफ काली है, सुनिए, मेरी जीएफ काली है। कोई लड़का आया और बोला मेरी जीएफ काली है, ये क्या है बेटा? ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब वो ये बताएगा कि उसको कैसे होनी चाहिए, उसको कैसी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जब एक विषय के ऊपर आप ज्ञान देते हो बेटा, जब एक विषय के ऊपर आप ज्ञान देते हो, उसको अपने अपने लोग बोलते हैं दोस्तों पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा व्हाट इज बताता है, व्हाट इज कोविड-19, व्हाट इज ये, व्हाट इज वो, व्हाट इज ये। सिर्फ वो डेटा, सिर्फ वो ऑब्जर्वेशन, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन बताएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जब उस चीज के बारे में आप ज्ञान देना शुरू कर दोगे, उसको उसको अपने लोग बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जैसे एग्जांपल कि सरकार ऐसी है, मोदी मोदी सरकार ऐसी है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, हम आपको बता रहे हैं, सुनिए। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव एक एक बार में क्लियर करेंगे। जरा आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। समझ में आ रहा है ना सबको? समझ में आ रहा है ना? देखो एग्जांपल, मोदी सरकार ऐसी है, इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? इसको अपने लोग बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। या हम मोदी सरकार के ऊपर कोई एक राय रख लिए, ठीक है। अब अगर ये बात हम बोले कि मोदी सरकार को ऐसी होनी चाहिए, मोदी सरकार को ये काम करनी चाहिए, तो ये हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर व्हाट इज के बारे में बात करें तो वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेटा, और व्हाट शुड बी के बारे में बात करें तो वो हो गया दोस्तों नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, वो हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है कि वो सरकार ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो काली है, ये काला है, वो गोरा है, वो गोरी है, ठीक है। लेकिन उसको कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर जो ज्ञान है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेटा सिर्फ फैक्ट के ऊपर बात करता है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात करता है, वो इंफॉर्मेशन ला के देता है कि ये लो भैया इंफॉर्मेशन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलता है कि ये लो इंफॉर्मेशन, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स उसको पूरा प्रॉपर तरीके से एनालाइज करता है और बोलता है कि ये इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो देखो ना, आइए आइए समझते हैं एक बार, आइए एक बार देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में क्या दिया है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक फैक्ट एंड एक्शन सिचुएशन विदाउट गिविंग एनी वैल्यू जजमेंट। इट एक्सप्लेन व्हाट इज, नॉट व्हाट शुड बी। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट इज बताता है आप लोगों को, व्हाट इज क्या होना चाहिए ये नहीं बताता है, क्या है वो बताता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है बताता है, क्या होना चाहिए वो नहीं बताएगा, अपना जजमेंट हम नहीं देंगे। ना 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 ना, हम सिर्फ ये बताएंगे कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। हम तुमको ज्ञान नहीं देंगे कि तुमको पढ़ाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम अगर ये बता रहे हैं कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वो है पॉजिटिव इकोनॉमी। अगर हम तुमको ज्ञान भी दे रहे हैं कि तुमको पढ़ाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वो होता है दोस्तों नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द कॉस्ट इफेक्ट रिलेशनशिप सच एज हाउ प्राइस चेंजेस अफेक्ट डिमांड। जैसे मान लीजिए कि प्राइस बढ़ने से डिमांड गिर गया, या प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ गया, या प्राइस बढ़ने से सप्लाई सप्लाई बढ़ गया, या प्राइस गिरने से सप्लाई गिर गया। तो ये सब क्या है? ये सब ज्ञान की बातें हैं। ये हम बता रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर। लेकिन इस वाले सिचुएशन में करना क्या चाहिए ये कौन बताएगा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जब प्राइस बढ़ा डिमांड गिरा, इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए ये कौन बताएगा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जब प्राइस गिरा डिमांड बढ़ा, इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए ये कौन बताएगा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हम तुमको बता दिए कि तुम पढ़ाई नहीं करता है, ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन हम तुमको अगर बताएंगे कि तुम पढ़ाई नहीं करता है, ऐसे करो वैसे करो, हम ज्ञान देना शुरू कर दिए, वो होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेटा व्हाट इज बताता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है व्हाट शुड बी। आप लोग प्लीज एक बार लिख के रख लो कहीं पे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है व्हाट इज
और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है व्हाट शुड बी। ओके सर, ओके सर। क्या सबको समझ में आ रहा है? मेरे को बहुत डिमोटिवेशन फील हो रहा है यार, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, व्यूज नहीं दे रहे हो। इतना स्लोली पढ़ाने के बाद, इतना अच्छा पढ़ाने के बाद, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पढ़ाने के बाद, देखो भाई तुमको कोई 1 घंटे में पढ़ा देगा लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग सिर्फ फैक्ट के बारे में बात करते हैं, एक्चुअल सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं कि कोविड-19 क्या है, जैसे व्हाट इज कोविड-19, व्हाट इज कोरोना वायरस, व्हाट हैपेन, मतलब हम लोग ये बात नहीं करते हैं व्हाट शुड बी। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द वैल्यू, जजमेंट एंड ओपिनियंस। अगर उस बात का कोई ओपिनियन देने लगा उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर तुमने अपना रिजल्ट के बारे में बताया कि मेरा सेमेस्टर 1 में 7 SGPA आया, वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और कोई रिश्तेदार और कोई रिश्तेदार या रिलेटिव तुमको ये बोलने लगा कि 7 SGPA तो नहीं आना चाहिए था, 8 SGPA आना चाहिए था, मेरे मेरे मुंटू के तो 8 SGPA आए थे, वो होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जब कोई अपना ओपिनियन देता है उस बात पर, आप बताते हो व्हाट इज, लेकिन जब कोई ओपिनियन देने लगता है, ज्ञान देने लगता है उस बात पर, उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट इज बताता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स व्हाट शुड बी बताता है, व्हाट शुड बी बताता है। ठीक है, अच्छा, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताता है, बात को बताता है, और ये सब्जेक्टिव एंड एथिकल। ठीक है, फिर बेसिस ऑफ स्टडी बेस्ड ऑन डेटा, ऑब्जर्वेशन एंड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ डेटा को, इंफॉर्मेशन को, ऑब्जर्वेशन को, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शेयर करता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड गिर गई, डिमांड बढ़ने से प्राइस गिर गई, वो बात को बताता है, हम बात बताएंगे सिर्फ, ऐसा बोलता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सोशल वैल्यू, वेलफेयर, मॉरल थिंकिंग, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मॉरल वैल्यू सिखाता है आप लोग को। ठीक है, मम्मी को जब एक बात बात बताते हो, मम्मी मैंने आज स्कूल में बदमाशी की, मम्मी मैंने आज कॉलेज में ये किया, तो वो होता है बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन जब मम्मी ज्ञान देने लगती है, नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हमेशा अच्छा करना चाहिए, बुरा किसी का नहीं करना चाहिए, वो होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट इज बताता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स व्हाट शुड बी बताता है। ठीक है, वेरिफिकेशन यहां पे बोला गया है कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को आप टेस्ट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। क्यों भैया टेस्ट कर सकते? क्योंकि ऑब्जर्वेशन है ना, इंफॉर्मेशन है, कहीं से भी इंफॉर्मेशन अगर लाते हो तो उसको टेस्ट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन समाज का क्या है, समाज तो कुछ भी आप लोगों को बोल देगा। ठीक है, आप मान लो रिजल्ट लेके आए, रिजल्ट में आप लोग का 7 SGPA है, तो आपने रिलेटिव को दिखाया कि आंटी आंटी हमारा 7 SGPA आया है, तो आंटी तो कुछ भी ज्ञान ज्ञान पेल देंगे कि हमारे मुंडू के तो 8 SGPA आए थे, तुम्हारे 7 SGPA कैसे आया। तो इसको कुछ टेस्ट वेस्ट नहीं कराया जाता है। ठीक है, इसको आप टेस्ट करा सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस। वही बात, स्केर्सिटी वाला डेफिनेशन लिख देना, स्केर्सिटी वाला। देखो, स्केर्सिटी का जो भी डेफिनेशन आपने पढ़ा था ना, वही सेम डेफिनेशन इसमें भी आप लिख सकते हो। देखो, एक बात समझाते हैं कि आपके जो वांट्स होते हैं बेटा, आपके जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। मतलब हमारी इच्छाएं, हमारी तुम्हारी हम सब की जो इच्छाएं हैं वो खत्म नहीं होती बेटा। अगर आपको कुछ भी मिल गया ना, दूसरा दूसरा चीज आप मिला दोगे कि पापा पापा किंडर जॉय दिला दो ना, पापा मान लो किंडर जॉय दिला दिया, पापा पापा ये दिला दो ना, वो दिला दो ना, खत्म ही नहीं होता आपका डिमांड। आप खत्म ही नहीं करते मांगना, खाली मांगो 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 मांगो, मांगते रहो और पापा को इंसॉल्वेंट बना दो और पापा को इंसॉल्वेंट बना दो। ठीक है, तो वांट्स क्या है बेटा, वांट्स आपका अनलिमिटेड है बेटा। आप इच्छाएं, आपकी इच्छाएं जो है वो अनलिमिटेड है। लेकिन रिसोर्सेस क्या है बेटा आपके पास, स्केयर है। रिसोर्सेस क्या है, स्केयर। स्केयर का मतलब लिमिटेड, रिसोर्सेस क्या है, स्केयर है। इस वजह से आपको क्या करना पड़ता है, चॉइस बनाना पड़ता है, चॉइस। आपके पास क्या बनाना पड़ता है, चॉइस, चॉइस बनाना पड़ता है। वैलेंटाइंस वीक में किसी किसी लड़का को सुंदर सुंदर लड़की नहीं मिलती है, तो कोई भी लड़की से काम चलाता है कि नहीं? बताओ, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, याद रहेगा ये सब चीज। आपको मान लीजिए कि कोई सुंदर लड़की या कोई सुंदर लड़का नहीं मिलता है, तो आप कैसे भी लड़की लड़का से काम चलाते हो कि नहीं?
अरे कोई तो बन जा। नहीं चाहिए सुंदर लड़की, नहीं चाहिए सुंदर लड़का, नहीं चाहिए हैंडसम लड़का, नहीं चाहिए हैंडसम लड़की। तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ चॉइस, स्टडी ऑफ चॉइस। कि ये चीज नहीं मिल रहा है, कम से कम ये तो मिले। अरे एप्पल नहीं मिल रहा है, कम से कम सैमसंग तो मिले। तो इसको अपने लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ चॉइस, स्टडी ऑफ चॉइस। स्केर्सिटी वाला डेफिनेशन चेप के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ चॉइस। कि अगर मेरे को बेस्ट नहीं मिल रहा है तो कम से कम बेटर तो मिले। अरे बेस्ट बेस्ट नहीं मिल रहा है, औकात के बाहर वाला नहीं मिल रहा है, सबको क्या सलमान खान मिल जाएगा क्या? आप लोगों के फेवरेट हीरो बेटा सलमान खान है, शाहरुख खान है, क्या क्या सबको सलमान खान शाहरुख खान मिल जाएगा क्या? नहीं। तो हम अपने हिसाब से खोज लेंगे किसी को, ठीक ठाक आदमी, ठीक ठाक औरत को खोज लेंगे। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ चॉइस, स्केर्सिटी। कि अगर कि अगर बेस्ट अवेलेबल नहीं है, अगर बेस्ट मेरे औकात के ही बाहर है, तो हम चॉइस कर लेंगे ना, कुछ तो मिले, कुछ तो मिले। ठीक है, तो इसको स्केर्सिटी वाला जो डेफिनेशन पढ़े थे वही डेफिनेशन है। अब आपको समझा देते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखिए, हम वापस से बोलेंगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही चीज यहां पे भी अप्लाई होता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। मान लीजिए कि मेरा एक फैक्ट्री है, मान लीजिए अभिषेक झा का एक फैक्ट्री है, अभिषेक भैया का एक फैक्ट्री है। ठीक है, अभिषेक भैया उस फैक्ट्री में खिलौना बनाते हैं और कैलकुलेटर बनाते हैं। खिलौना खिलौना बनाते हैं और वो कैलकुलेटर बनाते हैं। मान लीजिए हम खिलौना जो बनाते हैं वो 50 खिलौना बनाते हैं एक दिन में मान लीजिए हम 50 खिलौना बनाते हैं, और मान लीजिए हम कैलकुलेटर बनाते हैं 20 एक दिन में। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? अब मान लीजिए, अब हमने सोचा है कि हम कैलकुलेटर का फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए, अब हम ज्यादा ज्यादा कैलकुलेटर बनाएंगे। तो मेरे पास क्या उतना रिसोर्सेस है? मेरे पास तो सेम ही रिसोर्सेस है, मेरे पास तो बेटा सेम रिसोर्सेस है। उस सेम रिसोर्सेस में मेरे को अगर कैलकुलेटर को ज्यादा बनाना है तो इसका मतलब टॉयज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, टॉयज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो अब सेकंड वाला कॉम्बिनेशन, ये तो मेरा कॉम्बिनेशन वन था। अब मान लीजिए कि हमको, मान लीजिए कि अब ये कैल्सी ज्यादा बनाना है, अब हमको मान लीजिए कैल्सी जो है वो ज्यादा बनाना है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे? हम अब क्या करेंगे? हम अब टॉयज का फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे। अब 30 टॉयज ही हम बनाएंगे और यहाँ पे 40 कैलकुलेटर बना देंगे अब। ठीक है, तो पहले हम लोग बनाते थे 20 कैलकुलेटर, लेकिन हमको अचानक से फील हुआ कि कैल्सी का डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है, कैल्सी ज्यादा बनाएंगे अब। तो कैल्सी को ज्यादा बनाने के लिए टॉयज का आपने सैक्रिफाइस कर दिया। अब टॉयज कम बनाएंगे, कैल्सी ज्यादा बनाएंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तुम चाहते हो कि कैल्सी ज्यादा बने तो तुमको टॉयज का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब कॉम्बिनेशन सी में अगर हम चाहे कि कैल्सी और थोड़ा ज्यादा बने, ये जो कैलकुलेटर है वो और थोड़ा ज्यादा बने, और थोड़ा ज्यादा बने, अगर हम ये चाहते हैं, तो बेटा अब की बार क्या करेंगे? अब की बार और डिमांड कम कम कर देंगे। तो ये नेक्स्ट बार हम ये 10 वो टॉयज ही बनाएंगे। नेक्स्ट बार हम 10 खिलौने ही बनाएंगे। नेक्स्ट बार हम 10 खिलौने बनाएंगे और 50 कैलकुलेटर बनाएंगे, 50 कैलकुलेटर बनाएंगे, 50 कैलकुलेटर बनाएंगे। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे भाई, मैं पहले 20 कैलकुलेटर बना रहा था और 50 खिलौने बना रहा था। मेरे को पता नहीं अचानक अचानक से फील हुआ, मेरे को पता नहीं अचानक अचानक से फील हुआ कि एक काम करता हूं, अब मैं ज्यादा ज्यादा करके कैलकुलेटर बनाऊंगा। तो अगर तू ज्यादा कैलकुलेटर बनाएगा ना, तो वो जो टॉयज बनाता था ना, तो उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेस तेरे पास लिमिटेड है। रिसोर्सेस लिमिटेड है तेरे पास, रिसोर्सेस जो अपने पास है ना वो लिमिटेड है। तो अब अपने लोग क्या करेंगे? इसका त्याग कर देंगे थोड़ा सा का, और इसको हम इंक्रीज कर देंगे जैसे हम सोचे थे। ठीक है, तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इसको अपने लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कि एक का हम गेन करना चाहते हैं तो एक को लूज करना पड़ेगा बेटा आपको। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। एक का गेन करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कैल्सी ज्यादा बनाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कैल्सी ज्यादा बनाना चाहते हैं तो टॉयज को मेरे को रिड्यूस करना पड़ेगा, टॉयज को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए ना क्या लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़िए। सो द पीपीसी का मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो द पीपीसी शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। मतलब पीपीसी बोलता है कि सिर्फ आपके पास दो ही गुड्स है, सिर्फ आपके पास दो ही गुड्स रहेंगे, उसका डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाइए। देखे ना, हम बनाए
एक बनाए हम कॉम्बिनेशन 1, एक बनाए कॉम्बिनेशन 2, एक बनाए कॉम्बिनेशन 3, हम 3 कॉम्बिनेशन बनाए ना। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, जो लिखे वही लिखा हुआ है। आप लोगों को बस ये बात को समझना है, वापस से मैराथन देखना है और चिपका के आ जाना है। तो देखिए ना क्या लिखा हुआ है, द पीपीसी कर्व shows the different combination of two goods ये that an economy can produce with given resources and technology। कि आपके पास सेम रिसोर्सेस है। एजम्पशन क्या क्या है, देखिए एजम्पशन अगर लिखने के लिए बोले तो एजम्पशन भी हम लिख दे रहे हैं। एजम्पशन क्या क्या है, एजम्पशन है टू गुड्स, फिर आपके पास सेम लेवल ऑफ रिसोर्सेस भी है, मतलब रिसोर्सेस भी आपके पास सेम है। रिसोर्सेस उतना ही है, रिसोर्सेस अगर ज्यादा रहता तो हमको टॉयज को रिड्यूस नहीं करना पड़ता ना, रिसोर्सेस तो सेम ही है हमारे पास। आपके पास क्या है, आपके पास सेम रिसोर्सेस है, सेम वो टेक्नोलॉजी है, या तो आप इसको बना सकते हो या तो आप उसको बना सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने कैलकुलेटर को ज्यादा बनाने के लिए वो टॉयज को सेक्रीफाइस कर दिया थोड़ा, हमने कैलकुलेटर को ज्यादा बनाने के लिए थोड़ा सा टॉयज को सेक्रीफाइस कर दिया। It explains important ideas like scarcity, choice, and opportunity cost. Any movement along with the curve means sacrificing one goods to get more of another। ठीक है, यहां पे बोला गया है कि एक चीज को गेन करने के लिए दूसरा चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक चीज को गेन करने के लिए दूसरा चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये कर्व कैसे बनता है, कर्व आप लोगों को बनाना पड़ेगा, घर में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा हो जाएगा, घर में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा हो जाएगा। देखिए ये कर्व कर्व आप देखिए ना कैसे करके बनता है। देखिए सबसे सबसे पहले पहले हम लोग 100 टॉयज बनाते थे, 100 टॉयज। देखिए 100 जहां पे मैं गोला कर रहा हूं वो देखिए, सबसे पहले पहले मैं 100 टॉयज बनाया करता था और हमारे ये 300 कैलकुलेटर बना करते थे। ठीक है, सॉरी, हमारे ये 100 कैलकुलेटर बना करते थे, 100 टॉयज बना करता था और 100 कैलकुलेटर्स बना करते थे। ठीक है, हमने सोचा कि अब अपने लोग कैलसी बनाएंगे 200, अब अपने लोग 200 कैलकुलेटर बनाएंगे, तो अब ये टॉयज का हमने सेक्रीफाइस किया। अब हम सिर्फ 75 टो खिलौना बना रहे हैं, अब हम सिर्फ 75 टो खिलौना बना रहे हैं, अब हम सिर्फ 75 टो खिलौना बना रहे हैं, फिर जाके यहाँ पे हमारा 200 कैलकुलेटर बन रहा है। फिर हमने ये टॉयज को सेक्रीफाइस किया, अब हम सिर्फ 50 खिलौना बना रहे हैं, तो यहाँ पे 300 ये कैल्सी बन रहा है हमारे पास। तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब आप ये समझ के रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर आप कैल्सी का प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो टॉयज का प्रोडक्शन को कम करो। एक चीज का प्रोडक्शन आप बढ़ाना चाहते हो तो दूसरा चीज का प्रोडक्शन कम करो, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अच्छा, एमआरटी क्या होता है, एमआरटी, एमआरटी का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब, देखो हमने आपको क्या क्या समझाया, देखो तो, कि आप पहले 50 खिलौना बना रहे थे और 20 कैलकुलेटर बना रहे थे, तो आप कैल्सी का प्रोडक्शन का गेन करने के लिए कितने टॉयज का बलिदान दिए, कितना त्याग किए। एमआरटी का मतलब है त्याग, एमआरटी का मतलब त्याग। आपने कितना ये त्याग किया, आपने कितना त्याग किया। अरे आप पहले 50 खिलौने बना रहे थे, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे थे, आप मान लीजिए पहले 50 खिलौने बना रहे थे और 50 कैलकुलेटर बना रहे थे। ठीक है, आप 50 खिलौने और 50 कैलकुलेटर आप पहले पहले बना रहे थे। देखिए नेक्स्ट बार आपने क्या किया, नेक्स्ट बार आपने 100 कैलकुलेटर बनाने के लिए सोचा, 100 कैल्सी आप बनाने के लिए सोचा, लेकिन अब आप सिर्फ 25 टॉयज बनाओगे, 25 टॉयज बनाओगे। तो यहां पे साबित हो जाता ना कि पहले आप 50 टॉय बना रहे थे, कि, कि आप पहले 50 खिलौने बना रहे थे, लेकिन आप 25 खिलौने बना रहे हो, मतलब 25 खिलौने का आपने त्याग कर दिया, 25 खिलौने का त्याग कर दिया। कुछ गेन करने के लिए जो खोया उसको बोलते हैं एमआरटी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खोया उसको बोलते हैं दोस्तों एमआरटी। आप पहले 50 खिलौने बना रहे थे और कैलकुलेटर का फ्रीक्वेंसी या उसका इंक्रीज करने के लिए आपने 25 खिलौने आपकी बार बनाए, तो 25 खिलौने का त्याग हो गया ना। जो त्याग किया उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, एमआरटी। एमआरटी का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनदर गुड्स। एमआरटी का मतलब क्या बोल सकते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनदर गुड। इसलिए तो बोल रहा हूं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खोया वो एमआरटी। तो एमआरटी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलता है कि जो दूसरा गुड्स तुमने जो सेक्रीफाइस किया है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था। ठीक है, तो एमआरटी मींस द amount of one goods that must be sacrificed to obtain one extra unit of another goods. It shows the opportunity cost between two goods
एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, क्लियर है? यहां तक आप पढ़ लीजिएगा। मतलब ये बेसिकली क्या है, एमआरटी क्या है? एमआरटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अच्छा, ये वाला अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये वाला अभी अभी हम लोग लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस में पढ़ने वाले हैं, यहाँ तो पढ़ने ही वाले हैं, इसीलिए इसको स्किप करता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस है ना, वो अब अभी पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं, ये क्वेश्चन अभी 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 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अपने लोग अभी स्किप करते हैं, सेम ही तो है ना, इसलिए। बात करते हैं व्हाट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है? जिस भी फैक्ट्री में कैपिटल मशीन्स का कम यूज किया जाता है और लेबर का ज्यादा यूज किया जाता है, उसको अपने लोग बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जिस भी फैक्ट्री में, जिस भी कारखाना में, जिस भी कंपनी में मोर लेबर एंड लेस कैपिटल का यूज किया जाता है, मतलब मशीन कम है उधर और लेबर ज्यादा है, उसको बोलते हैं अपने लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज a method of production where more labor and less capital are used. It is suitable for the countries where abundant labor and limited capital. मतलब इंडिया जैसे कंट्री के लिए या पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए, जहां पे बहुत सारा लेबर है, जहां पे बहुत सारा लेबर है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कंट्री के लिए जहां पे बहुत सारा लेबर है, लेकिन मशीन खरीदने के उतने ज्यादा पैसे नहीं हैं, लिमिटेड कैपिटल है, वो सब सारी कंपनी, वो सब सारी कंट्री यूज करती है इस। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है? जिस भी कंट्री में ज्यादा लेबर और कम कम कैपिटल यूज किया जाता है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। मतलब कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कारखाना जहां पे मशीन कम है, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कारखाना, इधर देखो, इधर देखो, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कारखाना जहां पे मशीन कम है, कैपिटल कम है बेटा, मशीन कम है, कैपिटल कम है, लेकिन लेबर ज्यादा है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अपना इंडिया में ही बात करो, अपना इंडिया में ही बात करो, इंडिया में क्या सारे के सारे कारखाना में बहुत सारे मशीन अवेलेबल है क्या? हाँ कि ना, बोलो तो। अपने इंडिया में सारे के सारे कारखाना में, सारे के सारे फैक्ट्रीज में क्या बहुत सारे लेबर है ना? नॉर्मली क्या बहुत सारे मशीन अवेलेबल है क्या? नहीं, मशीन अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए अपना इंडिया क्या है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का अभी भी यूज करता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का अभी भी यूज करता है। मतलब जो भी कारखाना में या जो भी फैक्ट्री में ज्यादा लेबर हो और कम कैपिटल का यूज किया जाए, कम मशीन्स का यूज किया जाए, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ये बेसिकली उस कंट्री में यूज होता है, ये टेक्निक बेसिकली उस कंट्री में यूज होता है जहां पे लेबर बहुत ज्यादा हो, जहां पे मैन फोर्स बहुत ज्यादा हो, मैन फोर्स बहुत ज्यादा हो, जहां पे लेबर बहुत ज्यादा हो। अब बात करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब वो मेथड ऑफ प्रोडक्शन जहां पे ज्यादा मशीन्स यूज होती है और लेबर कम होता है, जहां पे ज्यादा मशीन्स यूज होती है और लेबर ये कम यूज होता है। जैसे यूएस, चाइना, जापान जैसे कंट्री में, पता है, जैसे यूएस, चाइना, जापान जैसे कंट्री में मशीन्स ज्यादा है और लेबर कम यूज होता है उसमें। ठीक है, कोई भी फैक्ट्री वैक्ट्री में या एग्रीकल्चरल काम करने में या कोई इंडस्ट्रीज का काम करने में लेबर कम यूज होता है और मशीन्स उनके पास ज्यादा है। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज ए मेथड ऑफ प्रोडक्शन वेयर मोर मशीन्स एंड कैपिटल आर यूज्ड एंड लेस लेबर इज रिक्वायर्ड। लेस लेबर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब वो मेथड ऑफ प्रोडक्शन जहां पे ज्यादा मशीन्स यूज होती है और कम लेबर का रिक्वायरमेंट होता है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? उसको अपने लोग बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ गया? चलो छोटा सा 1 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, 1 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, वापस मैं आता हूं। 1 मिनट ब्रेक, है ना जी? ओके जी।
हेलो। 1 मिनट का ही ब्रेक था। एक ना 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 1 मिनट का ही ब्रेक था। सबको आ जाएगा अभी। सबको आ जाएगा। बताओ, इतना देर तक आप लोगों को जो समझाया हूं वो समझ में आया? प्लीज एवरीवन, एवरीवन प्लीज एक्सप्लेन करेंगे। इतना देर तक जो आपको समझाया वो क्या आपको समझ में आया? एक एक बार रीड करोगे आप लोगों को याद हो जाएगा दोस्तों। मैं आपके दिमाग में घुसा चुका हूं, मैं आपके ब्लड में घुसा चुका हूं। एक एक बार बस पढ़ोगे इसको याद हो जाएगा। ये नोट्स कहां मिलेंगे भैया? ये नोट्स मिलेंगे आपको हमारे वो टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। ये नोट्स कहां पे मिलेंगे? हमारे वो टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं बेटा जी। अब अपने लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए पहले। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। ये तो हर कोई जानता है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज। ये आलतू फालतू चीज तो सब कोई जानता है। लेकिन अपने लोग अब इसको डीपली समझते हैं, डीपली समझते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी करते हैं। कि डिमांड ऑफ XYZ लिमिटेड, डिमांड ऑफ AGC कंपनी, मतलब एक कंपनी, एक फर्म, एक कंज्यूमर, एक फर्म, एक मार्केट का स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किसी एक का स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल इकोनॉमी का स्टडी किया जाता है। माइक्रो में हम लोग किसी एक के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, एक कंज्यूमर, एक फर्म, एक मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। आप जो डिमांड डिमांड कर्व बनाते हो किसका? एक एक सिंगल फर्म का डिमांड कर्व बनाते हो। आप जो वो डिमांड या सप्लाई जो करते हो, आप एक सिंगल फर्म का डिमांड कर्व बनाते हो। सिंगल फर्म का आप डिमांड ये कर्व या सप्लाई कर्व करते हो। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है पूरा होल इकोनॉमी का। मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है होल इकोनॉमी का। तो वही दिया हुआ है, स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक कंज्यूमर, फर्म, मार्केट एंड स्टडीज द होल इकोनॉमी बाय इंक्लूडिंग नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। स्कोप कैसा है इसका? स्कोप हैज नैरो स्कोप। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा है ना, तो इसका स्मॉल स्कोप है, नैरो स्कोप है। ठीक है। याद रखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा है ना, तो नैरो स्कोप है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में वाइड स्कोप है, बिकॉज पूरा का पूरा देश को कवर कर रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा देश को कवर कर रहा है, पूरा इकोनॉमी, पूरा कंट्री को कवर कर रहा है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स तो सिर्फ एक फर्म के बारे में बात करता है, एक कंज्यूमर के बारे में बात करता है, एक मार्केट के बारे में बात करता है। एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल ये मार्केट, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में बात करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो बात करता है सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी के लिए। मैक्रो बात करता है पूरा इकोनॉमी के लिए, पूरा इकोनॉमी के लिए, पूरा इकोनॉमी के लिए। फिर बात करते हैं मेन फोकस। मेन फोकस फोकसेस ऑन प्राइस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग हर एक गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस तय करते हैं कि ये कैलकुलेटर का, ये एक पर्टिकुलर कैलकुलेटर का कितना प्राइस रहेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक सिंगल फर्म के बारे में बात करते हैं, एक सिंगल चीज के, सिंगल प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरा देश का नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। पता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पता है हम लोग नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। मतलब अगर देश के बारे में बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर पूरा इकोनॉमी के बारे में, पूरा इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर बात कर रहे हैं एक सिंगल यूनिट के बारे में, सिंगल कंज्यूमर के बारे में, सिंगल फर्म के बारे में, सिंगल मार्केट के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम सबके बारे में बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम सिर्फ तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे ख्यालों में अगर हम डूबे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम सबके बारे में बात कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन फोकस क्या रहता है? एक स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस डिटर्मिनेशन। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन फोकस क्या रहता है? जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, सो डील्स विद द डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कौन कौन से प्रॉब्लम से डील करता है? वो डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, कॉस्ट के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, यही सब अभी पढ़ने वाले हैं ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ोगे बताओ ना। कौन कौन से चैप्टर है? चैप्टर का नाम बताओ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा चैप्टर है? डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन, यही सब चैप्टर है ना। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, डेवलपमेंट, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। ये सब के बारे में पढ़ते हैं, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं कि डिसीजन लेवल, हेल्प्स इन कंज्यूमर एंड बिजनेस डिसीजन, और हेल्प इन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्लानिंग। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है ना? अब बताओ ना, ठीक है ना? चलो नंबर 2 पढ़ते हैं। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक्स? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 मार्क्स से छप सकता है हर एक कॉलेज में।
हर एक कॉलेज में 5 मार्क्स का छप सकता है ये क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक्स, इसका मतलब क्या, इकोनॉमिक्स का क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक का मेन मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन व्यथा क्या है इकोनॉमिक्स का। सर आप बोलते हो इकोनॉमिक्स ऐसा है, इकोनॉमिक्स वैसा है, इकोनॉमिक्स अच्छा है, इकोनॉमिक्स बुरा है, लेकिन इकोनॉमिक्स का मेन प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, अपना जो इकोनॉमिक्स है वो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है भैया इकोनॉमिक्स का कि आपके जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेस जो है बेटा वो लिमिटेड है। मतलब आपकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, आपको कुछ भी मिल जाए आपकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होने वाली, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो ये तो प्रॉब्लम है ही। अब आपका आप बात करेंगे व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो आइए बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सबसे पहला सेंट्रल सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। याद रखिएगा, क्या, कैसे, किसके लिए, किसके लिए, क्या, कैसे, किसके लिए। तो सेंट्रल सेंट्रल प्रॉब्लम बताओ क्या क्या है। एक तो है भैया व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस। मतलब सबसे पहला प्रॉब्लम क्या प्रोड्यूस करूं, क्या प्रोड्यूस करूं, कितना प्रोड्यूस करूं, सबसे पहला प्रॉब्लम इकोनॉमी का कि क्या प्रोड्यूस करूं, कैसे 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 प्रोड्यूस करूं, क्या प्रोड्यूस करूं, कैसे प्रोड्यूस करूं। और फिर तीसरा किसके लिए प्रोड्यूस करूं, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या प्रोड्यूस करूं, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कैसे प्रोड्यूस करूं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करूं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करूं। फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करूं, किसके लिए प्रोड्यूस करूं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है दोस्तों, आइए सबसे पहला प्रॉब्लम आता है दोस्तों व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या क्या प्रोड्यूस करूं, क्या प्रोड्यूस करूं। सो द प्रॉब्लम डिसाइड्स विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इट व्हाट क्वांटिटी। ठीक है, अगर मान लो कि जो सामान यूएस में ज्यादा ज्यादा चलता है, जो सामान यूएस में ज्यादा चलता है, क्या ठीक है कि वो सामान इंडिया में भी चले। यूएस में तो बहुत सारी मॉडर्न मॉडर्न चीजें चीजें मतलब वो चलती है, क्या भरोसा है कि वो इंडिया में भी चले, नहीं चल पाएगी ना इंडिया में। तो सबसे पहली बात है कि अपने इंडियन मार्केट के लिए सूटेबल चीज क्या प्रोड्यूस करूं जो सबको डिमांड करे और सबका सेटिस्फेक्शन हो पाए। हमारे इंडियन मार्केट के लिए क्या ऐसा चीज सुटेबल है जो कंज्यूमर को सूट करे और कंज्यूमर का डिमांड को सेटिस्फाई करे। कंज्यूमर मांग क्या रहा है वो बनाएंगे ना। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या ऐसा प्रोड्यूस करे कि कंज्यूमर का डिमांड को सूट करे और मतलब कि कंज्यूमर की डिमांड को सेटिस्फाई करे, उसकी जो इच्छा है उसकी जो इच्छाएं हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि कुछ ऐसा चीज प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे कंज्यूमर का जो डिमांड है ना उसको मैं सेटिस्फाई कर सकूं, उसको मैं सेटिस्फाई कर सकूं, और कौन सा क्वांटिटी में। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस ये प्रॉब्लम डिसाइड करता है कि हमें वो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने हैं और वो कितने क्वांटिटीज में हमें प्रोड्यूस करने हैं कि जो जो कस्टमर्स है उसका सारा का सारा सेटिस्फाई हो पाए, सबका सब सेटिस्फाई हो पाए। ठीक है, कि कौन सा चीज हमारा प्रायोरिटीज है, कौन सा चीज सोशल नीड्स है। आप लोगों को तो पता है, आप लोगों को तो पता है कि वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो रिसोर्सेस अगर लिमिटेड है बेटा तो हम लोग को चूज करना पड़ेगा कि हमारा प्रायोरिटीज क्या है, हमें क्या सबसे पहले चाहिए। आप बताओ मैं गलत बोल रहा हूं क्या, बोलो ना हम गलत बोल रहे हैं क्या। आपको पहले चूज करना पड़ेगा कि क्या आपकी प्रायोरिटीज है, कौन सा चीज आपको पहले चाहिए। अरे पहले ये चाहिए कि पहले वो चाहिए, पहले ये चाहिए कि पहले वो चाहिए। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कौन से ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करें और कितने क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करें कि जो सिटीजन्स है, जो हमारे कंज्यूमर्स है, वो सेटिस्फाई हो पाए। फिर अपने लोग बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे, मतलब कि क्या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें, हम लोग प्रोड्यूस कैसे करें। भैया हमने सोच तो लिया कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का हमें प्रोड्यूस करना है, कौन से क्वांटिटीज में हमें प्रोड्यूस करना है, जो हमारा प्रायोरिटी है वो सारा गुड्स को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, वो हमने डिसाइड कर लिया। सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हमें क्या प्रोड्यूस करना है। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, क्या हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें प्रोड्यूस करने के लिए या हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें, इसको बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। इट रेफर्स टू सेलेक्टिंग द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन वेदर लेबर इंटेंसिव बेस्ड और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर यूज्ड।
क्या हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें? क्या हम मशीन का ज्यादा यूज करें या लेबर का ज्यादा यूज करें? ये सामान हम प्रोड्यूस कैसे करें? ये सामान हम प्रोड्यूस कैसे करें? उसको उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? हाउ टू प्रोड्यूस। तो हम क्या बोले थे? क्या, कैसे, किसके लिए? यहां पे क्या का मतलब क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या ऐसा चीज प्रोड्यूस करे कि सबका डिमांड सेटिस्फाई हो जाए? क्या ऐसा चीज प्रोड्यूस करे जो हमारी प्रायोरिटीज रहे? उसको अपने लोग बोले व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब क्या इसके लिए हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें? क्या इसके लिए हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें? ठीक है। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब ये किसके लिए प्रोड्यूस करे? आप आप बताओ खुद ही कि आईफोन जो होता है उसको कौन खरीदता है? बताइए ना। आईफोन या तो लोग अपना किडनी विडनी बेच के खरीदता है, दिल दिल टूटा आशिक लोग जो होता है, दिल टूटा आशिक लोग, निब्बा निब्बी लोग जो होता है, वो या तो किडनी बेच के खरीदेगा कि আমার বান্ধবী বলেছে আমাকে আইফোन देते, वो या तो वो किडनी विडनी बेच के खरीदेगा, या तो आईफोन सिर्फ रिच पीपल्स के लिए है। जो अमीर होता है, जिसके पास बहुत पैसा है, 1.5 लाख 1 लाख रुपया पड़ा होता है, वो लोग खरीदता है। या तो आप ईएमआई पे खरीदते हो या तो रिच पीपल्स खरीदता है। तो आईफोन किन के लिए बनता है पता है? सिर्फ रिच पीपल्स के लिए। आईफोन यही टारगेट से बनता है कि हमको अमीर लोगों को बेचना है, जो अमीर है ना हमको उसको बेचना है। आईफोन का टारगेट ही यही है, टारगेट कस्टमर ही है अमीर लोग। लेकिन बताइए सैमसंग का टारगेट क्या है? सैमसंग का टारगेट, सैमसंग भैया वो 10,000 में ही बिक जाता है। एक एक सैमसंग का फोन 10-10 हजार में ही बिकता है। तो सैमसंग का टारगेट है कि हमको सभी वर्गों के लोगों को बेचना है सामान। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब जो सामान आप बनाए हो, जिस मेथड से भी बनाए हो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या लेबर इंटेंसिव टेक्निक, वो किसके लिए बनाए हो? किसके लिए? कौन से वर्ग के लोगों के लिए बनाए हो? अमीर के लिए बनाए हो, गरीब के लिए बनाए हो, सबके लिए बनाए हो? किसके लिए बनाए हो? किसके लिए बनाए हो आप? ये जो सामान आप बनाए हो वो किसके लिए बनाए हो? तो देखिए, इकोनॉमिक के ना 5 सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं। हम लोग ने 3 यहां पे डिस्कस कर लिया। क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए जो सबका डिमांड हमें सेटिस्फाई हो जाए। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें? क्या कैपिटल का ज्यादा यूज करें या लेबर का ज्यादा यूज करें? फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब वो किसके लिए प्रोड्यूस करे, किसके लिए प्रोड्यूस करे? हमारा टारगेट कस्टमर कौन है? हमारा टारगेट कस्टमर कौन है? रिच या पुअर? अगर रिच हमारा टारगेट कस्टमर है तो आईफोन बनाएंगे। अगर सभी वर्गों को कवर करना है, रिच भी कवर करना है, पुअर भी कवर करना है, तो हम लोग सैमसंग बनाएंगे। अगर सिर्फ पुअर को कवर करना है तो हम लोग रियलमी बनाएंगे, रियलमी, एमआई, ये सब बनाएंगे। ठीक है। अगर आपका पॉकेट में बेटा सिर्फ अगर आपका पॉकेट में सिर्फ मान लीजिए अ, उन उन 9,000 रुपये है, 8,000 रुपये है, तो आप कौन सा फोन खरीदोगे? एमआई का ना, रियलमी का ना? तो उनका टारगेट कस्टमर ही है वही। ठीक है। फिर फोर्थ प्रॉब्लम है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, इकोनॉमिक्स मस्ट इंश्योर मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेस। इकोनॉमिक्स ये इंश्योर करता है कि आपको एक लिमिटेड रिसोर्सेस में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना है। इकोनॉमिक्स बोलता है हम लोगों को, इकोनॉमिक्स बोलता है कि तेरे पास जितना रिसोर्सेस है उसे तू मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस का मतलब इकोनॉमिक्स अपन को बोलता है दोस्त कि तेरे पास जितना रिसोर्स अवेलेबल है, तेरे पास जितना कुछ अवेलेबल है, उससे तुम मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर। वो कहावत है ना कि तुम्हारे पास जो भी अवेलेबल है उससे तुम बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर। इकोनॉमिक्स भी यही बोलता है। इकोनॉमिक्स भी यही बोलता है कि तेरे पास जो भी रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर। इकोनॉमिक्स अपने को बोलता है तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है बेटा, वो बात सही है, मैं मान लिया तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है। इस लिमिटेड रिसोर्सेस से बाबूजी मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करे, ऐसा इकोनॉमिक्स बोलता है अपने को। इसको अपने लोग क्या बोले? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। मतलब 5 प्रॉब्लम है टोटल मिला के, हम लोग उसमें से 4 पढ़ लिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। मतलब क्या प्रोड्यूस करे, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे। फिर हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करे, क्या यूज करे। फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करे। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस मतलब अगर आपका लिमिटेड रिसोर्सेस है तो आप मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करो उससे। जितने भी रिसोर्सेस तेरे पास अवेलेबल है उस रिसोर्सेस से ट्राई कर कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करने का। और 5वां है बेटा प्रोविजन फॉर फ्यूचर ग्रोथ।
ये नहीं कि तूने अभी प्रोड्यूस किया अभी खा लेते हैं सब कुछ। ऐसा कुंभकर्ण नहीं बनना है कि अभी के अभी हमने प्रोड्यूस किया अभी के अभी खा लेते हैं, ऐसा नहीं। जो जो तुमने प्रोड्यूस किया है उसको सेव भी कर, इन्वेस्ट भी कर, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। मान लो कि मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, या एक ही लाख कमाते हो आप क्या? आप तो बहुत छापते हो। आप बोले 2300 स्टूडेंट है ये। अरे मान लो मैं 1 लाख कमाता हूँ, मान लो कि मैं 1 लाख कमाता हूँ, ठीक है। उसमें से 40,000 रुपया मान लो कि मैं सेविंग करता हूँ, और 60,000 मान लो मैं खर्ची करता हूँ। तो ये जो सेविंग करता हूँ ना, ये क्या है? मेरा प्रोविजन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो 1 लाख रुपया जो कमाता हूँ वो 1 लाख का 1 लाख मैं उड़ा देता हूँ क्या? उड़ाता हूँ क्या? ना। वो पूरा 1 लाख का 1 लाख क्या मैं उड़ाता हूँ क्या? हम्बा हम्बा हुम्बा हुम्बा में नहीं। उसमें से 40,000 रुपया सेव भी करता हूँ। उसमें से मैं 40,000 रुपया सेव भी करता हूँ। 1 लाख में से 60,000 रुपया खर्ची करता हूं, और 40,000 रुपया मैं सेव करता हूं। इसको मैं क्या बोलूंगा? प्रोविजन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो 5 प्रॉब्लम है: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस एंड प्रोविजन फॉर फ्यूचर यूज। लिख देना आप आराम से। लास्ट क्वेश्चन देखो, खत्म हो जाएगा। बस 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 दोस्तों, यूनिट नंबर 1 इतना सफिशियंट है, जितना क्वेश्चंस करवाऊं उतना सफिशियंट है, उतना ही आपके एग्जाम में छप के आएंगे दोस्तों। आप टेंशन मत लो। लास्ट डे में 1-2 कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाऊंगा, उसको पढ़ लेना, बस बात खत्म। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ इकोनॉमी? देखिए, स्लोप ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल चेंज होने की वजह से दूसरा वेरिएबल में क्या इंपैक्ट पड़ा, उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्लोप ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? कि एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरा वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट पड़ा, उसको बोलते हैं अपने लोग स्लोप ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब प्राइस के बढ़ने के वजह से डिमांड में क्या इंपैक्ट पड़ा। मान लीजिए कि प्राइस प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड घट गया ना, या प्राइस अगर घट गया तो डिमांड बढ़ गया ना, या प्राइस अगर बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ गया, प्राइस अगर घट गया तो सप्लाई घट गया। मतलब प्राइस के बढ़ जाने की वजह से डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ा, प्राइस के बढ़ जाने की वजह से सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ा। स्लोप ऑफ इकोनॉमिक्स ये बताता है कि एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो बताता है स्लोप ऑफ इकोनॉमिक्स। कि प्राइस के बढ़ जाने की वजह से डिमांड में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसा बताता है स्लोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो स्लोप ऑफ इकोनॉमिक्स का टाइप्स, एक तो होता है नेगेटिव, एक होता है नेगेटिव स्लोप। ठीक है, एक एक होता है नेगेटिव स्लोप, और एक होता है बेटा जी पॉजिटिव स्लोप। ठीक है। नेगेटिव स्लोप कब माना जाता है? जब मान लीजिए प्राइस बढ़ गया तो डिमांड गिर गया, या जब प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ गया, इसको अपने लोग बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। ये जो है ना, ये इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। वो जो डिमांड है, डिमांड को अपने लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्लोप। और पॉजिटिव, पॉजिटिव किसको बोलते हैं? अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ा, अगर प्राइस घट गया तो सप्लाई भी घटा, तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्लोप। ऐसा वाला कर्व आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है। स्लोप ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, इन इकोनॉमिक्स स्लोप शोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। स्लोप का मतलब क्या होता है? कि अगर एक वेरिएबल का रेट चेंज हुआ, उसका इफेक्ट दूसरा वेरिएबल पर क्या पड़ा। अगर प्राइस बढ़ा तो उसका इफेक्ट डिमांड पर क्या पड़ा, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? स्लोप। अगर प्राइस बढ़ा तो उसका इफेक्ट सप्लाई पर क्या पड़ा, उसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नेगेटिव स्लोप, एक होता है पॉजिटिव स्लोप। जब हम लोग डिमांड की बातें करते हैं तो वो होता है नेगेटिव स्लोप, कि प्राइस के बढ़ जाने की वजह से डिमांड घट गया, या प्राइस के घट जाने की वजह से डिमांड बढ़ गया, तो वो होता है नेगेटिव स्लोप। और जब हम लोग सप्लाई की बात करते हैं तो वो होता है पॉजिटिव स्लोप। क्योंकि सप्लाई और प्राइस का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट ना। प्राइस बढ़ जाने से सप्लाई बढ़ता है, प्राइस घट जाने से सप्लाई घटता है। ये दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव स्लोप। ठीक है। तो आज का सेशन हो गया समाप्त, ओवर। प्लीज आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉलेज के एग्जाम में छपेंगे छपेंगे छपेंगे। कितना बार बोलूं भाई? 1000 बार बोल चुका हूं, छपेंगे तुम्हारे कॉलेज में। और दोस्तों, मैं 14 तारीख को, मतलब 14th को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लाऊंगा, आप देख लेना। ठीक है। सुनो, एक बात सुनो। अब हम ना सोच रहे हैं कि रेवेन्यू वाला जो चैप्टर है ना, रेवेन्यू एंड मार्केट वाला चैप्टर, रेवेन्यू एंड मार्केट वाला चैप्टर, उसको आज रात 9 बजे ले लेते हैं। ठीक है। अभी मेरा क्लास है बाबू। ठीक है। उसको आज रात 9 बजे ले लेते हैं। ठीक है ना? ओके ना?
रेवेन्यू एंड मार्केट वाला चैप्टर आज रात 9 बजे आओगे ना? आना पड़ेगा, आना पड़ेगा आज रात 9 बजे रेवेन्यू एंड मार्केट वाला चैप्टर। ठीक है, आपको आज का क्लास समझ में आया बाबू? बाबू प्लीज, आप लोग प्लीज एक बार कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बिकॉज आपके कमेंट, आपके लाइक, आपके शेयर पे ही डिपेंड करता है कि मैं करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा। देखो, बहुत सारे टीचर्स आपको एक 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 घंटा या 2 घंटा में पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा के चले जाएंगे। हम नहीं चाहते ऐसा, हम आपके करियर के साथ खिलवाड़ नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि 1 घंटा 2 घंटा में पढ़ा के जाऊं, हम चाहते हैं पूरा अच्छे से पढ़ा के जाऊं, इन डेप्थ पढ़ा के जाऊं आप लोगों को। ठीक है, तो आज 9 बजे सब कुछ जुड़ेगा वापस से, रेवेन्यू एंड मार्केट कर लेंगे आज। कल अपने लोग वैसे ही शेड्यूल शेड्यूल बाय शेड्यूल चलता रहेगा, हर दिन का शेड्यूल दे दिया गया है। रेवेन्यू एंड मार्केट के लिए 9 बजे सब कुछ जुड़ेगा। और एक बार प्लीज कमेंट कर देना अगर आपको ऐसा ऐसा सेशन चाहिए दोस्तों, एक बार प्लीज आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, इसको आप एक बार आप पढ़ोगे ना, एक बार आप घर में पढ़ोगे, एक बार अच्छे से घर में आप पढ़ोगे ना, याद करोगे ना, याद हो जाएगा, सब कुछ समझा दिए। और अगर मान लो रिवीजन का रिक्वायरमेंट है, वापस से आके देख लेना ये वीडियो, क्या दिक्कत है, वापस से ये वीडियो देख लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।